तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारी आज की वीडियो में। तो 2024 की शुरुआत हो चुकी है और मुझे पता है कि आप भी अपने लिए एक अच्छी शुरुआत करना चाहते हैं। अच्छी शुरुआत के लिए हमें सबसे पहले अपने पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करने की जरूरत है, जिससे वो पैसा सेफ भी रहे और ग्रो भी करता रहे। लेकिन दिक्कत ये है कि आखिर पैसा लगाया कहाँ जाए। आखिर ऐसी कौन कौन सी फील्ड्स हैं जहां हमारा पैसा बढ़ता ही रहे। डोंट वरी दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आखिर 2024 में हम कहां कहां अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज हम आपको 10 ऐसी फील्ड्स बताएंगे जहां आपका पैसा सेफ भी रहेगा और ग्रो भी होगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दे। हम आगे भी ऐसी ही वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के लिए तो हमारे पास कई ऑप्शंस हैं जो आज हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उन सब में सबसे सेफ और सबसे बेस्ट ऑप्शन म्यूचुअल फंड है। आइए समझते हैं कि म्यूचुअल फंड में आखिर एक्चुअल में होता क्या है। देखिए दोस्तों, जब बात इन्वेस्टमेंट की आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में स्टॉक मार्केट ही आता है। लोगों को लगता है कि स्टॉक में पैसा लगा देते हैं सही रहेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना ही ज्यादा रिस्की हो सकता है। इसीलिए स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए हमें कंपनी के बारे में एक एक चीज को डिटेल में जानना पड़ेगा, उसकी ग्रोथ को एनालाइज करना पड़ेगा एंड सो ऑन। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में ये सभी काम को मैनेज करने के लिए हम एक फंड मैनेजर को रखते हैं जो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है, जो स्टॉक्स की रिसर्च वगैरह सब करेगा, जो हमें ये बताएगा कि हमें कौन से स्टॉक्स खरीदने चाहिए, और वही खुद स्टॉक्स खरीद भी लेते हैं। हम बस इन्वेस्टमेंट का कुछ परसेंट एज अ किराया उन्हें देते हैं, जिसे हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, क्योंकि उन्हें भी तो अपना घर चलाना है। तो अब वो इतनी मेहनत करेंगे हमारे लिए तो उनका भी तो कुछ ना कुछ बनता है। अब दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी कई कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि डेट म्यूचुअल फंड्स। इसमें क्या होता है कि फंड मैनेजर वही इन्वेस्ट करता है जहां से फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। तो उसके बाद आपको कुछ नहीं सोचना, आपको बस एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता रहेगा। दूसरी कैटेगरी है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। अब उसमें भी कई कैटेगरीज हैं, जैसे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। इसमें क्या होता है कि फंड मैनेजर सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज में ही इन्वेस्ट करता है। इसके अलावा मिड कैप म्यूचुअल फंड्स और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, जिनका अपना अपना इंडेक्स होता है। नंबर 2, फिक्स्ड डिपॉजिट। दोस्तों, अगर आप अपने पैसे को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो तो फिक्स्ड डिपॉजिट आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब आइए इसे समझ लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। इसमें बेसिकली आप बैंक में अपना पैसा डालते हैं और कुछ टाइम पीरियड के बाद बैंक आपको एक सर्टेन रेट ऑफ रिटर्न देता है। बट आपको बता दें कि फिक्स्ड डिपॉजिट से आपका पैसा बहुत ज्यादा ग्रो नहीं होता। इट्स लाइकली ग्रो इक्वल टू 0, क्योंकि फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए बैंक आपको मोस्टली 7% का रिटर्न देता है एंड टैक्स वगैरह काटने के बाद वो 5 या 6% तक बनेगा, जो इन्फ्लेशन के रेट के बराबर होता है। यानी सीधा सीधा बोले तो जो चीज आप उस अमाउंट में पिछले साल खरीद सकते थे, बढ़े हुए अमाउंट से भी आप आज वही चीज खरीद सकते हैं, क्योंकि टाइम के साथ महंगाई भी बढ़ चुकी होती है। यानी अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए हैं जिसके लिए आप 1 लीटर दूध खरीद सकते हो, तो वो 100 रुपए आने वाले एक साल में 106 रुपए बन जाएंगे। लेकिन तब तक 1 लीटर दूध की भी कीमत 100 रुपए से 106 रुपए हो चुकी होगी। यानी आपका पैसा नंबर्स में तो बढ़ रहा होगा, लेकिन उसकी वैल्यू सेम ही पाई जाएगी। नंबर 3, प्रोविडेंट फंड। फिक्स्ड अमाउंट के अलावा आपके पास प्रोविडेंट फंड का भी एक ऑप्शन होता है जो आपके लिए बेस्ट होता है। जो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, उन्हें ये EPF यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब बेसिकली इसमें होता ये है कि एम्प्लॉयज को जो भी सैलरी मिलती है उसमें से वो कुछ परसेंट सैलरी का कंपनी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो अमाउंट आपके EPF में जाता रहेगा, जो आपको 8.15% का रेट ऑफ रिटर्न देता है, और ये किसी भी और इन्वेस्टमेंट से बहुत बेहतरीन ऑप्शन होता है। आप इसे कितने भी टाइम के लिए ज्वाइन कर सकते हो। आप चाहो तो उसे अपने जॉब के बाद भी ज्वाइन करे रह सकते हो, या आप अपनी किसी दूसरी जॉब में उसे ट्रांसफर भी करवा सकते हो।
इट्स टोटली अप टू यू कि आप इसे कैसे यूज करना चाहते हो। अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर से नहीं हो तो भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आपके लिए भी एक ऑप्शन है, ये जिसे पीपीएफ के नाम से जानते हैं, यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड के नाम से। इसमें रेट ऑफ रिटर्न थोड़ा कम यानी 7.1% का होता है, लेकिन फिर भी इट कैन बी अ ग्रेट ऑप्शन। नंबर 4, एनपीएस। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम। इन्वेस्टमेंट के लिए ऑप्शन तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसका रिटर्न आपको 60 साल के बाद ही मिलेगा। प्रोसेस बहुत सिंपल है। हर महीने आपको अपने एनपीएस अकाउंट में पैसे डालने हैं। आप 500 से भी शुरू कर सकते हैं एंड देन ये आपको 60 साल के बाद मिलेगा, और वो भी 100% नहीं, 60% तक मिलेगा, और बाकी का 40% आपको मंथली बेसिस पे मिलेगा। आप इसे एज अ पेंशन भी कंसिडर कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप अपने रिटायरमेंट के बाद का सोचना चाहते हो तो दिस कैन बी अ गुड ऑप्शन। नंबर 5, गोल्ड। इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं कि ज्वेलरी खरीद कर रख लेते हैं, लेकिन ये अच्छा ऑप्शन नहीं है क्योंकि 10 से 12% तो मेकिंग और टैक्स में ही चला जाता है। इसके अलावा बहुत से लोग गोल्ड कॉइन स्टॉक कर लेते हैं, लेकिन ये भी उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है क्योंकि आप स्टॉक कहाँ करोगे, कल को चोरी हो गई तो एक झटके में सब बर्बाद। अब गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने 2015 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की पॉलिसी बनाई है। इसमें मिनिमम 8 साल की कमिटमेंट होती है, और हर 8 साल के बाद जो रेट ऑफ रिटर्न आपको मिलता है वो कमाल का होता है। 10 से 12% तक का रिटर्न आपको एसजीबी में इन्वेस्ट करने पर मिल सकता है। और तो और एसजीबी में इन्वेस्ट करने पर गवर्नमेंट आपको 2.5% भी देती है, तो इस तरह से ये आपके लिए और भी ज्यादा अच्छा ऑप्शन बन जाता है। नंबर 6, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। दोस्तों, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की इन्वेस्टमेंट फिक्स डिपॉजिट के इन्वेस्टमेंट से कुछ हद तक सिमिलर है। जैसे फिक्स डिपॉजिट में हम बैंक को पैसे देते हैं और फिर कुछ टाइम बाद हमें एक रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। कंपनीज में भी यही होता है। कंपनी को भी हम एज ए लोन पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं और एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद कंपनी हमें एक रेट ऑफ रिटर्न देती है। बट दोस्तों, एक बात आपको बता दूं कि कंपनी बॉन्ड्स में रिस्क लेवल अपने पीक पर होता है। अब आप पूछोगे कैसे? इसीलिए दोस्तों कि खुदा न खास्ता क्या पता आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है कल को वो कंपनी बंद हो गई या भाग गई तो आपका तो पूरा पैसा एक झटके में बर्बाद हो जाएगा, एंड रोने के अलावा आपके पास लिटरली कोई ऑप्शन बचता नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका क्या रास्ता है, आखिर कैसे पता लगाया जाए कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या कौन सी में नहीं। तो ऐसे में कंपनी एजेंसीज ने कंपनी को रेट किया हुआ है, जैसे AAA, AA, A, B, C। मोस्टली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें AAA या AA वाली रेटिंग वाली कंपनी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। नंबर 7, रियल एस्टेट। नेक्स्ट, रियल एस्टेट हमारे लिए इन्वेस्टमेंट पर्पस से बहुत अच्छा हो सकता है और ये हमें 2 तरह से फायदे करवा सकता है। पहला तो अगर आपने कोई प्रॉपर्टी जैसे बिल्डिंग या घर या दुकान वगैरह खरीदी तो उससे आप रेंट ले सकते हो, या अगर आप चाहो तो प्रॉपर्टी खरीद के उसे अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग बेच सकते हो। इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हो। बट रियल एस्टेट में 2 प्रॉब्लम्स भी हैं। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास एक बिग अमाउंट होनी चाहिए, एंड दूसरी प्रॉब्लम ये कि रियल एस्टेट में लिक्विडिटी का ऑप्शन नहीं रहता। कहने का मतलब है कि अगर हमें कोई इमरजेंसी हुई और हमें पैसे की जरूरत है तो ये नहीं हो सकता कि तुरंत हमें कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो हमें विद प्रॉफिट वो अमाउंट दे पाए। अगर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम की वजह से आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास रीट्स का भी ऑप्शन है। रीट्स मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स, जिसे हम एज अ स्टॉक एक्सचेंज खरीद सकते हैं। नंबर 8, स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट। रियल एस्टेट के अलावा आप स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, लेकिन दोस्तों स्टार्टअप करना इतना आसान भी नहीं है। उसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो हर कोई फॉलो नहीं कर पाता। इसके अलावा इसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। अब हो सकता है कि आप जिस स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे हो आगे जाकर वो डूब गया तो आपका काफी नुकसान हो सकता है। इसके अलावा इसमें भी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आती है। आपको तुरंत पैसे नहीं मिल सकते, तो ये एक पॉइंट भी आपको दिमाग में लेकर चलना होगा। बट यस,
अगर आप इन्वेस्ट करते हो विद ऑल द नॉलेज और अगर ये काम किया तो ये आपको काफी बड़ा रिटर्न देगा फॉर श्योर। नंबर 9, स्टॉक ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन स्टॉक ट्रेडिंग भी है जो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन सभी इसमें सफल नहीं होते। बहुत से लोग तो पैसा लगाकर छोड़ भी देते हैं क्योंकि वो ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हैं जहां ग्राफ ऊपर तो छोड़िए वैसा का वैसा ही रहता है। इसीलिए स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के लिए उसके बारे में पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है तो आप इन्वेस्ट करके अच्छा खासा रिटर्न पा सकते हो। और हाँ, किसी भी तरह की टिप्स और शॉर्ट नॉलेज के बेसिस पे कभी भी स्टॉक में इन्वेस्ट मत करना। नंबर 10, क्रिप्टो। दोस्तों, अगर आप क्रिप्टो को बहुत अच्छे तरीके से समझते हो तभी आपके लिए क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना सही रहेगा। क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए मैं आपको 2 कंडीशंस बताती हूँ। अगर आप उसे फुलफिल कर सकते हो तब भी आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का सोचिएगा। पहली कंडीशन है कि आपको क्रिप्टो की डीप नॉलेज होनी चाहिए और दूसरी कंडीशन की आप अपना सब कुछ गंवाने के लिए तैयार हो क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा होता है। अगर ये दोनों कंडीशंस ओके हैं तब आप इन्वेस्ट करो और अगर नहीं तो मत करो। बट यस, क्रिप्टो में भी रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलते हैं। बेसिकली इन्वेस्टमेंट की असल डेफिनेशन ही यही है कि आप कितना रेट ऑफ रिटर्न चाहते हो और कितना रिस्क उठा सकते हो। आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही अगली धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।